महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग सामाजिक परिवेश में जन्म लिया और उसी परिवेश में अलग अलग उनकी परवरिश हुई और दोनों ने अपने अपने ढंग से जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच को खत्म कर समानता पर आधारित समरस समाज बनाने का प्रयास किया। कई बार दोनों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे से काम किया और साथ भी काम किया, लेकिन इतिहासकार महात्मा गांधी, कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं। पर इतिहासकार ये नहीं बताते कि अगर महात्मा गांधी, कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे के विरोधी थे तो फिर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे चुनकर आए, या वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और कानून मंत्री कैसे बने। मैंने इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आजकल बहुप्रचलित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भी जानने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो इसलिए मैंने मशहूर समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार से पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे आए। इस प्रश्न को हम लोग अंबेडकरवादियों के खाने में वापस भेज दें कि वो इस प्रश्न को खोजें कि बाबा साहब अंबेडकर जो एक बार जीत गए थे एंग्लो इंडियन मदद से। पहले वो महाराष्ट्र से, बंबई से हारे, फिर बंगाल से उनको जिताया गया और बंगाल से जीतने में एंग्लो इंडियन लॉबी की मदद ली गई। फिर वो सीट उनकी पाकिस्तान में चली गई। तब क्या हुआ, बाबा साहब की सदस्यता खत्म हो गई। फिर बाबा साहब सदस्य कैसे बने? कोई जादू हो गया? कोई आकाश से आदेश आया? नहीं, कांग्रेस ने निर्णय किया, क्योंकि बाबा साहब ने जितने समय वो बंगाल से सदस्य रहे उसी समय संविधान सभा की 2-3 बैठकों में जो भूमिका उन्होंने निभाई वो लोगों को सुखद आश्चर्य लगी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को सुखद आश्चर्य लगा और बाबा साहब को कई कमेटियों के सदस्य बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक चिट्ठी है जो बाबा साहब अंबेडकर की संकलित रचनाओं के खंड 13 में पड़ी हुई है। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के चेयरमैन के नाते लिखते हैं बंबई के चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर का डॉक्टर खेर को, बीजी खेर को, कि हमारे एक सदस्य का आगे सदस्यता मुश्किल हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर आपके यहाँ से वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे। मेरी आपसे सिफारिश है कि इनको अगला सत्र शुरू होने के पहले संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। फिर कांग्रेस में बात हुई, सरदार पटेल को राजकुमारी अमृत कौर ने बात की, राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी जी से बात की और तब जाकर के बाबा साहब संविधान सभा। आज सारे हिंदुस्तान में बाबा साहब की जो मूर्ति सबसे ज्यादा प्रचलित है, एक हाथ में संविधान और एक उंगली का इशारा भविष्य की तरफ बढ़ने का। ये संविधान सभा में बाबा साहब की जो सदस्यता थी वो उनकी जिंदगी का स्वर्णिम काल था और वो सदस्यता कांग्रेस की मदद से ही संभव हुई। फिर वो आगे बढ़ी बात और जब संविधान सभा के बाद मंत्रिमंडल बनाया गया तो बाबा साहब नेहरू मंत्रिमंडल, जो कांग्रेस के वर्चस्व का मंत्रिमंडल था, उसके कानून मंत्री बने और उस मंत्री पद पर उन्होंने 2.5-3 साल काम किया। तो कांग्रेस की मदद से ही संविधान सभा में आए थे। लेकिन हम इसका दावा नहीं करते। हम चाहते हैं कि जितने इतिहासकार हैं अपनी सारी ताकत लगा के पता लगाएं कि जब बाबा साहब की सदस्यता वाली सीट पाकिस्तान वाले हिस्से में चली गई तब बाबा साहब संविधान सभा में वापस कैसे आए, इसमें किसकी मदद मिली, किसका सहयोग मिला। वो निर्विरोध चुने गए। एमआर जयकर से इस्तीफा दिलवाया गया जो कांग्रेस के बड़े लिबरल नेता थे, एक सीट खाली कराई गई और बाबा साहब को। और इसकी तुलना इस बात से करी कि जब जयप्रकाश नारायण ने जवाहरलाल को लिखा कि हम संविधान सभा में आना चाहते हैं, उन्होंने 7 लोगों की एक सूची जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा सबली का नाम रखा था। तो जवाहरलाल जी ने कहा कि आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है लेकिन देर हो गई है, हम आपकी सदस्यता की तो कहा नरेंद्र देव की सदस्यता की कोई गुंजाइश नहीं हो पाती। जयप्रकाश को लाना मुश्किल लगा, जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लाया गया। कैसे लाया गया, इसका रहस्य कोई खोल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें गांधीवादियों को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, वो इतिहास का एक हिस्सा है। इसमें गांधी की सहमति, पटेल की पहल और बाबा साहब की स्वीकृति, तीनों का योगदान था। नहीं तो फिर जो गांधी की छवि पेश की जाती है, गांधी और अंबेडकर एक दूसरे के विरोधी की, तो क्या वो सच नहीं है? विरोधी नहीं थे, वो पूरक थे एक दूसरे के।
वो एक दूसरे के पूरक थे। कई मायने में गांधी अंबेडकर को मानते थे, सुनते थे। गांधी जी और कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कांग्रेस का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। बाबा साहब की पहली मुलाकात ही हुई गांधी जी से इस निवेदन के साथ या इस सुझाव के साथ कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलिए। और जब अंबेडकर जी ने आकर के उनसे आग्रह किया तो बाबा साहब अंबेडकर के आग्रह को उन्होंने महत्व दिया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी जिसको अंबेडकर साहब नहीं मानते थे, असहमत रहे, बात आगे बढ़ी और बिगड़ी। इसी तरह से बाबा साहब हरिजन सेवक संघ के निर्माण में भी जुड़े। बाबा साहब चाहते थे कि उसके सदस्य बने। गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसमें किसी दलित की कोई भूमिका नहीं होगी, ये सवर्णों के पाप के प्रायश्चित का काम है, तुम इसके अलावा और काम करो। इसी तरह से बाबा साहब ने गांधी जी को, जब वो पहली यात्रा की उन्होंने पूना से पुरी से लेकर के काशी की 1933-34 में, तो गांधी जी ने अंबेडकर साहब के इस आरोप को सही पाया कि कांग्रेसी खाली जबानी जमा खर्च करते हैं, हमारे सामने तो छुआछूत के विरोधी, हमारे पीछे वो आचरण करते हैं। इस पर उन्होंने खुद अपनी पत्नी कस्तूरबा को सार्वजनिक आलोचना का शिकार बनाया कि अगर पुरी के मंदिर में दलितों का प्रवेश निषिद्ध है और तुमको मालूम है कि हम मंदिरों में तभी जाते हैं जब दलितों का प्रवेश हो, तुम क्यों गई? और इसका बड़ा कस्तूरबा को दुख भी हुआ, लेकिन गांधी ने अपने उस आचरण के लिए कभी क्षमा नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं, अपने निजी आचरण में हम नहीं कर सकते तो हम किसी और को क्या कहने के अधिकारी होंगे। उन्होंने अपनी निकटतम सहयोगी यानी कस्तूरबा तक को निंदा का पात्र बनाया, अपनी बड़ी बहन को आश्रम से निकाल दिया। लेकिन गांधी जी अंबेडकर से लगातार सीख रहे थे। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए अंबेडकर के कहने से। उन्होंने जब अनशन किया तो अंबेडकर जी ने खुद कहा, ये तो हमारे पक्षपाती थे, हमारे पक्षधर, हमारे समर्थक थे, हमको तो पता ही नहीं था कि गांधी जी का सोच इतना हमारे हमसे मिलता जुलता है। दूसरी तरफ अंबेडकर साहब भी गांधी जी से कई बातों को सीख रहे थे। एक तो आध्यात्मिकता का सवाल, बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म का महत्व धीरे धीरे समझा। गांधी ने शुरुआत ही धर्म के साथ की। गांधी जी के धर्म के आचरण को लेकर के उनके सहयोगियों की बड़ी आलोचना भी होती थी, लेकिन बाबा साहब धर्म से नहीं, संविधान से उन्होंने शुरू किया, कानून से शुरू किया। और धीरे धीरे करके उनको पता चला कि कानून तो बन गया, सरकार भी, स्वराज भी आ गया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, हमको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। और इस पर गांधी जी और बाबा साहब की असहमति भी थी। तो एक ऐसा रिश्ता था जो अनूठा था, जिसमें एक दूसरे को सुनने की क्षमता थी। जब बाबा साहब को बुला करके भी पंजाब की जात पात तोड़क मंडल ने उनके भाषण को छापने से इनकार किया, निमंत्रण वापस ले लिया, तो गांधी जी ने उस भाषण को पूरा का पूरा अपनी पत्रिका में छापा और कहा कि मैं इनसे सहमत तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से बाबा साहब ने जब ये चेतावनी दी कि मैं पैदा तो हुआ हूं हिंदू, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो बाबा साहब को गांधी जी ने लिखा कि आप हिंदू धर्म के जो सबसे निकृष्ट उदाहरण है उनके आधार पर अपना निष्कर्ष बना रहे हैं, इसके श्रेष्ठतम उदाहरणों को भी देखिए, तब जाकर के अपना फैसला करिएगा। आप धर्म परिवर्तन न करें तो बेहतर होगा। इस तरह से एक ऐसा रिश्ता था जो 1932 में 1929-30 में शुरू हुआ और गांधी जी के निधन, हत्या तक लगातार मजबूत होता चला गया। वरना गांधी जी की जय बोलने वाली संविधान सभा में बाबा साहब का क्या काम था? गांधी जी का जय बोलने वाले नेहरू और पटेल के साथ मंत्रिमंडल में क्यों रहे? इसलिए रहे कि उनको गांधी में एक आशा थी। वो गांधी को अपने समय का बहुत ही बेहतरीन मनुष्य मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि संतों से समाज नहीं बदलेगा, कानून की जरूरत पड़ेगी। तो ने मतलब गांधी जी एक तरह से क्रांतिकारी और नया समाज बना रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर का अप्रोच जो है वो कानून और संविधान और इस पे ज्यादा था और मेरे ख्याल से वो इसीलिए कानून के रास्ते ज्यादा वो मतलब विश्वास करते थे। बहरहाल, लेकिन आपने बहुत सारे सवालों को इस तरह से स्पष्ट किया जो हमको सुनने को मिलते हैं समाज में जब भी जाते हैं या व्हाट्सएप पे। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो इतिहासकार हैं या जो गांधी और अंबेडकर के बारे में जीवनी लिखते हैं ऑथेंटिक, वो इन प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? ये एक ऐसा रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। इसमें राज्य सत्ता की बड़ी भूमिका है। इसमें अपने नायक को सर्वश्रेष्ठ बताने की बीमारी की बड़ी भूमिका है, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमें सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना है, संस्थाओं का निर्माण करना है, व्यक्ति हीरो वर्शिप मत करो। और इसमें एक छोटा योगदान गांधीवादियों का है। गांधीवादियों का यह मानना है कि सच सत्यमेव जयते, सच को अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो समाज एक दिन सच को समझेगा।
लेकिन समाज के भरोसे बहुत सी चीजों को नहीं छोड़ देना चाहिए, खुद भी कुछ करना चाहिए। जैसे आपने आज प्रयास किया, इस तरह के संवाद की पहल अगर होगी तो अम्बेडकरवादी भी इसको मानेंगे। देखिए, आज अम्बेडकरवादियों की बड़ी समस्या है। एक तरफ मार्क्सवादियों का आकर्षण है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मार्क्सवादी नहीं थे। दूसरी तरफ अम्बेडकरवादियों की नेहरू का आकर्षण है, लेकिन नेहरू के रास्ते पर भारत 60-65 बरस चला और जाति व्यवस्था का मामला प्रतीकात्मक तौर पर सुलझा। हमने राष्ट्रपति तक दलित बनाया, लेकिन दलितों का जो गांव में सच है वो अभी कायम है कई तरह से। और तीसरा, जो आधुनिक जनतंत्र है, इसमें वोट की लॉबी बन जाती है और प्रतीक के तौर पर कुछ पार्टियां मजबूत हो जाती हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी। आंशिक सुधार को हम पूर्ण क्रांति मान लेते हैं। गांधी का मामला बिल्कुल अलग है। गांधी नवनिर्माण चाहते थे, जिसमें सबसे पहले चरित्र निर्माण आचरण में लाओ, उसके बाद समाज निर्माण, फिर विश्व निर्माण। इसमें अभी हम समाज निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं रामदत्त जी कि गांधी जी ने जो 1930 में किया, हमारे सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग आज 2024 में भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह में ही जाना, दलित को अपने घर में रखना, उसके बनाए रोटी को खाना, उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाना, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बहुत कम। इसीलिए गांधी का जो रास्ता है, ये एक तरह से अंगार पर चलने का काम है। ये वही कर सकता है जिसको लोकप्रियता की तलाश नहीं है, मानवता की तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद कुमार जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आपने एक तरह से जो लोग गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वो बेवजह है, और आपने इन प्रश्नों का तथ्यों के साथ जो समाधान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, फिर आएंगे इस तरह आपको के बहुत धन्यवाद, बहुत टॉपिक धन्यवाद। आपके पास। नमस्ते।